Hello everyone, my name is Manish and I am here again with you with second series of cartoon class 12th political science of contemporary world politics. So without any further delay, let's get started. So let's open the first cartoon. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा यहाँ पर कि इस कार्टून का कौन सा पार्ट चाइना से रिलेट करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक तो ये ड्रैगन आपको शो कर रहा है, ठीक है। इस कार्टून में इस ड्रैगन को देखकर हम कह सकते हैं चाइना से रिलेट करता है। दूसरी आपको ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखाई दे रही है, इसको से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चाइना से रिलेट कर रहा है। तो ये दो पार्ट्स हैं, एक तो ड्रैगन है, दूसरा है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्टून के आधार पर चीन की ताकत का आकलन करें। द आंसर इज चाइना सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रही है जब से उसने अपनी इकोनॉमी को सुधारने की शुरुआत की है, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि चाइना 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी अमेरिका से आगे निकल जाएगा। इसकी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ, इसकी पॉपुलेशन, लैंड मास, पॉलिटिकल रिसोर्सेज, रीजनल लोकेशन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की ताकत इसकी शक्ति में काफ़ी वृद्धि करती है। एंड द थर्ड वन इज चाइना दुनिया की अगली सुपर पावर हो सकता है। इस स्टेटमेंट को दो आर्गुमेंट के साथ जस्टिफाई कीजिए। आंसर है यह ईस्ट एशियन विकास का इंजन है जो इसे क्षेत्रीय मामलों में बहुत प्रभाव देता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मींस एफडीआई के लिए चाइना एक सबसे इम्पोर्टेंट स्थान बन गया है। चाइना के पास सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जो इसे अन्य देशों में बड़ा निवेश करने की अनुमति देता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चाइना की एंट्री आगे की इकोनॉमिक ऑर्डर को शेप देने में हेल्प करती है। आई होप कि यह कार्टून आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट कार्टून इज फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये दोनों ही कार्टून कौन सी कंट्री से रिलेट करते हैं। तो ये चाइना से रिलेट करते हैं। आप इनकी आंखें भी देख सकते हो, आंखों से भी पता लग रहा है कि ये चाइनीज़ है। द नेक्स्ट वन इज कि चाइना की तब और अब की इकोनॉमिक पॉलिसी के दो डिफरेंसेस बताइए। तो पहला डिफरेंस है कि पहले चाइना की क्लोज्ड इकोनॉमी थी लेकिन अब इसकी ओपन इकोनॉमी है। पहले वार्षिक जनसंख्या वृद्धि के कारण खाने की कमी होती थी, लेकिन अब एग्रीकल्चर के प्राइवेटाइजेशन के कारण एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड रूरल इनकम में भी बढ़ोतरी हुई है। एंड द थर्ड वन इज कि कार्टून में दिखाए गए परिवर्तन ने इस देश की अर्थव्यवस्था को कैसे फायदा पहुंचाया है। तो आंसर है कि इसने आर्थिक शक्ति के रूप में चीन को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट कार्टून इज फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चाइना का प्रतिनिधित्व करने के लिए साइकिल को क्यों चुना गया। आंसर है साइकिल के सिंबल का उपयोग चीन का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया क्योंकि चीन दुनिया में साइकिल का सबसे बड़ा उपयोग करता है। क्योंकि चाइना के अंदर जो लोग हैं वो साइकिल का क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसीलिए इन्होंने साइकिल का जो सिंबल है इस चीज़ का यूज़ किया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि दो पहियों के भीतर जो सिंबल दिखाई दे रहे हैं वो क्या दर्शाते हैं, और ये जो सिंबल्स हैं ये कौन सी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि जो हमारा फ्रंट व्हील है, फ्रंट व्हील में आपको जो सिंबल दिखाई दे रहे हैं वो हथौड़ा और दराती का है जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सिंबल है। और फिर आपका ये जो पिछला पहिया है जो रियर व्हील है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये डॉलर को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के डॉलर को और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो फर्स्ट सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कि जो फर्स्ट व्हील है वो रिप्रेजेंट करता है सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को, एंड द पिछला वाला जो पहिया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। ओके। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज कि यह कार्टून क्या मैसेज देता है। यह कार्टून चीन के ओरिएंटेशन में जो चेंजेस हुए ये उसको दर्शाता है कि कैसे चीन दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बन रही है, और ये चीन की ड्यूअलिटी मींस चीन ने दो इकोनॉमी को अपनाया है, पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को, दूसरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को। तो ये कार्टून उस चीज़ को भी इंडिकेट करता है, उस चीज़ को भी संकेत देता है।
आई होप कि यह कार्टून आपको समझ आ गया होगा। सो और नेक्स्ट कार्टून इज, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये कार्टून मैसेज क्या देता है। तो यह कार्टून 2003 में सामने आया था जब यूरोपियन यूनियन ने एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, लेकिन वह फेल हो गया था। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन इज कि शिप के ऊपर जो 15 स्टार्स हैं उसका क्या मीनिंग है। देखो यहाँ पर एक शिप दिखाई दे रहा है आपको और इसके ऊपर आपको 15 स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये कह रहा है कि इसका मीनिंग क्या है। तो कहता है कि यह 15 यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज का ग्रुप है जो 1992 में एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज कि जो कार्टूनिस्ट है वो जहाज की छवि का उपयोग क्यों करता है। तो उत्तर है कि एक टाइटैनिक जहाज के रूप में यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसने टाइटैनिक शिप का यूज़ किया, ठीक है। आई होप कि ये कार्टून आपको समझ आ गया होगा। सो और नेक्स्ट कार्टून इज, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये पिक्चर किसको रिप्रेजेंट करती है। तो ये आसियान के फ्लैग को रिप्रेजेंट करती है, ओके। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि जो 10 स्ट्रोक्स है पैडी के, इसका क्या मीनिंग है। देखिए पिक्चर में आपको 10 स्ट्रोक्स दिखाई दे रहे हैं पैडी के, 10 ऊपर हैं और 10 नीचे हैं। तो कहता है आसियान के इस लोगो में जो ये 10 स्ट्रोक्स है पैडी के, ये दोस्ती और एकजुटता में बंधे हुए 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज कि ये जो लोगो में जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है रेड कलर का, ये किस चीज़ का प्रतीक है, ये किसको सिंबलाइज करता है। तो कहता है कि जो सर्कल सिंबलाइज करता है यूनिटी ऑफ आसियान को, यानी एकता का प्रतीक है आसियान का ये सर्कल। सो और नेक्स्ट कार्टून इज, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये कार्टून क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये कार्टून प्रेसिडेंट और आर्मी के जनरल के रूप में पाकिस्तान के रूलर परवेज मुशर्रफ की दोहरी भूमिका दर्शाता है। सेकंड क्वेश्चन इज कि ये जो इक्वेशन है ये क्या कहते हैं। तो ये इक्वेशन बताते हैं कि जो एक पर्सन जो कि मिलिट्री में है उसका डोमिनेंस अधिक है बजाय एक प्रेसिडेंट के। भाई जो मिलिट्री में जो जनरल है उसके पास पावर अधिक है पाकिस्तान के अंदर बजाय एक प्रेसिडेंट के, क्योंकि परवेज मुशर्रफ आर्मी जनरल था और उसने नवाज शरीफ को जो कि प्राइम मिनिस्टर था डेमोक्रेटिक वे से इलेक्ट होकर आया था पाकिस्तान के अंदर, उसको उसने रिमूव कर दिया और खुद एज ए प्रेसिडेंट वहाँ पर वो अपॉइंट हो गया। एंड द लास्ट वन इज कि मैं हमेशा कैलकुलेशन में बहुत अच्छा हूँ, यह किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो वो नेशन को शो करना चाहता है कि परवेज मुशर्रफ अपनी पावर को मजबूत करने के लिए देश की मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को ही कमांड देना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट का सर्वाइवल बिना मिलिट्री सपोर्ट के इजी नहीं है। आई होप कि आपको कार्टून समझ आ गया होगा। सो और लास्ट कार्टून इज, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इस कार्टून में टाइगर को रिप्रेजेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए। तो इस कार्टून में जो आपको टाइगर दिखाई दे रहा है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है LTTE, ठीक है। देखो श्रीलंका में दो कम्युनिटी थी, एक तो थी सिन्हालास, दूसरी थी तमिलियंस। और ये लायन है, ये कौन सी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिन्हालास कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये श्रीलंका का क्या है, प्रेसिडेंट है राजापक्से, जो कि इन दोनों कम्युनिटी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है कि इस जातीय संघर्ष को सुलझाने की कोशिश में श्रीलंकन लीडरशिप की जो दुविधा थी उसको स्पष्ट करें। तो इसमें कहता है कि जो सिन्हालास और तमिल ग्रुप दोनों को बैलेंस करना एक कठिन कार्य था। श्रीलंका ने जो मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी थी उसको फॉलो किया, जिससे जो तमिलियंस थे उनको लगा कि हमें इग्नोर किया जा रहा है। एंड बी पॉइंट है कि ये सिर्फ क्या था, एक बैलेंस करने का एक स्किल था बस। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि इस एथनिक प्रॉब्लम ने श्रीलंका की जो इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे इफेक्ट किया। तो आंसर है कि इस जातीय संघर्ष के बावजूद श्रीलंका ने जनसंख्या वृद्धि की दर को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया। श्रीलंका ने हाईएस्ट पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो GDP थी उसको बनाए रखा, और उसने जो अपनी इकोनॉमी थी उसको लिबरलाइज कर सकता था, और उसने डेमोक्रेटिक सिस्टम को भी बनाए रखा। So this was all about today's class. I hope everything is clear to all. If you have any doubt तो कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट लिखिए. I'll catch up with you in our next video. Till then, goodbye.